हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके सामने पर्यावरण का अगला सेशन जो कि आपके सामने है। चलिए आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आज की एमसीक्यूज आपके प्रत्यक्ष सामने है और हम प्रश्न संख्या 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 क्या है। हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? इसमें आपका ऑप्शन आपके सामने है 0.001, बी ऑप्शन आपका है 0.01 और सी ऑप्शन है 0.1 और डी ऑप्शन है 1.00। तो इसका सही ऑप्शन है हरित डीजल में सल्फर की जो प्रतिशतता है वो 0.001 की पाई जाती है हरित डीजल में। समझ गए ना? चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या आपके सामने है। हरित डीजल में सल्फर की 0.001% मात्रा पाई जाती है। बात स्पष्ट हो गई ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो ये आपका प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेकिन ये जो प्रश्न आपके सामने है, यह प्रश्न इस तरह न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं। क्लियर? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं? तो उसमें आपका सही जवाब था आर्सेनिक। और इस प्रश्न का भी सही जवाब आपका क्या है? तो आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। क्लियर? जिसमें बताया गया था कि जो है आर्सेनिक की जो मात्रा है जल में वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में है। समझ रहे हैं ना? पश्चिम बंगाल में जो मैंने आपसे पहले प्रश्न किया था कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रमुख जो प्रदूषक तत्व हैं वो किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या कहा गया कि भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो वो है आपका आर्सेनिक एवं फ्लोराइड। समझ गए ना? एक ही प्रश्न आपकी घुमा कर आपको फंसाने के लिए दिया गया था। क्लियर? तो अब ये सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देख लीजिए, व्याख्या आपके सामने है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक तथा फ्लोराइड है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिगोवियन कर लगाया जाता है। पिगोवियन कर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? अब इसका आप सही जवाब आपको देना है। ध्यान से समझिएगा। पिगोवियन कर लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, वायु प्रदूषण फैलाए जाए के कारण, ध्वनि प्रदूषण फैलाए जाए के कारण, या फिर मृदा प्रदूषण फैलाए जाए के कारण। अब जो है पिगोवियन कर सभी प्रदूषणों को फैलाए जाने के कारण जो है लगाया जाता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट एकदम सही है। समझ रहे हैं ना? प्रदूषण फैलाए जाने के कारण जो है पिगोवियन कर लगाया जाता है, जिसमें आपका सभी प्रदूषण आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना भैया? इसमें आपका वायु, ध्वनि, मृदा, ये सभी जो प्रदूषण है वो पिगोवियन कर में आ जाते हैं। समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से व्याख्या देख लीजिए। पिगोवियन कर प्रदूषण फैलाए जाने के कारण जो है लगाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न को फिर से ध्यान से देखिए। कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका सोडियम
ट्राई पॉलीफॉस्फेट, बी ऑप्शन है फ्लोराइड, सी ऑप्शन है नाइट्रेट एवं नाइट्राइट और डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो है कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए जो है किस अपमार्जक का हम प्रयोग करते हैं, तो आप जानते ही हैं, ये आपकी निचली कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा आपको, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट। इससे जो है आपका कठोर जल को मृदु जल हम बना सकते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं इसके व्याख्या को। व्याख्या में क्या है, कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु तो अपमार्जकों में मुख्यतः सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। जानकारी स्पष्ट होगी ना भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। आप ध्यान से इसको देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है 0.0 मिग्रा प्रति लीटर और फिर उसके बाद है बी ऑप्शन 0.001 मिग्रा लीटर और आपका सी ऑप्शन है 1.00 मिलीग्राम प्रति लीटर और डी ऑप्शन है 0.0001 मिग्रा लीटर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है आपका। यदि इतनी मात्रा फ्लोराइड का जो है पानी में मिला हो और स्वास्थ्य के लिए वो खतरा नहीं पैदा करता, लेकिन इससे ज़रा सा भी ओवर हुआ तो फ्लोराइड का जो है असर दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए WHO ने प्रमाणित किया है कि 0.01 मिग्रा लीटर से कम हो तो फ्लोराइड असर नहीं करता। यदि ऊपर जाएगा तो जो है फ्लोराइड से बीमारी आपको पकड़ने लगेंगी। समझ गए ना। चलिए अगले भाग पर हम चलते हैं। पहले व्याख्या देख लीजिए आप। WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की जो है 0.1 मिलीग्राम लीटर मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं होता है। समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अमोनिया की अधिकता, आयरन की अधिकता, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आर्सेनिक की अधिकता और डी ऑप्शन है फ्लोराइड की अधिकता। तो ब्लैक फुट नामक जो बीमारी है उसका प्रमुख कारण कौन सा है, तो आपका सही जवाब आपके सामने है सी ऑप्शन आर्सेनिक की अधिकता। तो ब्लैक फुट नामक जो बीमारी है वो आर्सेनिक के कारण होती है। समझ गए ना। ये जो है सबसे ज़्यादा आर्सेनिक आपके पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में जो है आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। समझ गए ना। चलिए अब अगले भाग में हम चलते हैं। व्याख्या आपके सामने है। ब्लैक फुट नाम की बीमारी जो है आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। और बता दें ये जो है आपका ब्लैक फुट नामक की बीमारी, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था कि ब्लैक फुट बीमारी किसके कारण होती है, किसकी अधिकता के कारण, तो आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। अभी इस प्रश्न को जो है हमने 3 राउंड से आपको बताया। एक हमने आपसे बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषक तत्व भारत के किस राज्य में है, तो हमने बताया था कि आर्सेनिक का जो मात्रा अभी हमने आपसे चर्चा किया था, तो उसमें जो है पश्चिम बंगाल आपका ऑप्शन बना था, तो वो सही था। एक देख लीजिए आपके सामने ब्लैक फुट नामक बीमारी, वो भी आर्सेनिक की अधिकता के कारण ही है। समझ रहे हैं ना।
तो इस पर जो है 3 प्रश्न आपके सामने हमने आज की वीडियो में बताया और यहाँ से प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है, वो भी घुमा के। समझ रहे हैं ना? तो गलती मत करिएगा, आर्सेनिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। तो अवशोषक जो है मतलब शोषण करना, मतलब जो है जो आपके जल में जो भी विषैले विषाक्त पदार्थ हैं उनका अवशोषक कौन करता है। तो उसमें आपका सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है सिंघाड़े का पौधा, कमल, सी ऑप्शन जलकुंभी और डी ऑप्शन जलीय पौधे। तो जलीय पौधे तो होते ही हैं, लेकिन ये जो है आपके सामने सभी जलीय पौधे, सिंघाड़े का पौधा, कमल का पौधा, जलकुंभी का पौधा सभी जलीय हैं, लेकिन जलीय पौधों में आपका सी ऑप्शन एकदम सही इशारा कर रहा है, जलकुंभी। समझ रहे हैं ना? तो जलकुंभी क्यों माना गया इसको हम आपको बता दें। पहले व्याख्या आप देख लीजिए, व्याख्या क्या है इसका। जलीय पौधे में जो है आपका जलीय विषैले पदार्थ के अवशोषक के रूप में जलकुंभी को जाना जाता है। तो जलकुंभी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसमें जो है जलकुंभी में आपको बता दें कि जलकुंभी की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें जो भी आपके नदी नालों में ये जलकुंभी का जो पौधा होता है जल के ऊपर तैरता है, जो इसकी जो जड़ें होती हैं वो चूसक का काम करती हैं। जो भी आपके द्वारा आपके घरों से जो डिटर्जेंट पाउडर और कंपनियों से मलबे कूड़े कचरे शहर का उसमें नदियों में लोग डाल देते हैं ना, समझ रहे हैं ना? तो सभी जितने कचरे हैं होते हैं उनको जो है क्या करता है जलकुंभी, उनको अवशोषित कर लेता है। समझ रहे हैं ना? और जो कचरे होते हैं उन्हीं से अपना जो है भरण पोषण करता है और अपने आप को पानी में हरा भरा करता किए रहता है। तो जो है आपका एक प्रश्न जो है अवशोषक के रूप में आ गया। समझ रहे हैं ना? जलकुंभी का एक प्रश्न आपका भी 2018 या 19 के टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसी पर जलकुंभी पर ही कि नदियों का दुश्मन, समझ रहे हैं ना, नदियों का दुश्मन कौन है? तो जो है जलकुंभी ही है। अब ये कैसे? अभी आपने देखा कि जलकुंभी जो है हमारे लिए सहायता प्रदान करती है कि मतलब जो है जो भी नदियों में जो मलबे कूड़े कचड़े डाले जाते हैं उनको चूस लेती है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, समाहित कर लेती है, अवशोषित करती है। लेकिन अब जो है ये कैसे दुश्मन हो गई? तो बता दें जलकुंभी जो है जिस नदी नाले या नहर में उग आती हैं वहाँ पर ये क्या करती हैं, जल को ब्लॉक कर देती हैं। जब ये जो है ढेर सारी मात्रा में जब नदी के ऊपर या जो है नहर में आपके तालाब में जहाँ पर ये आ जाती हैं ढेर सारी मात्रा में, तो जो है नदी के बहाव को कम कर देती हैं, रोक देती हैं। तो इससे जो है आपका बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो ये जो है पानी को बहने नहीं देती, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, नदी का दुश्मन भी कहते हैं। समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए जलकुंभी से। एक आपका जलीय विषैले पदार्थ के अवशोषक के रूप में और एक जो है आपका पानियों का जो है रुकावट यानी बाधा पैदा करने में। तो नदियों में जो पानी आपका बहता है उसको क्या करती है, बाधा डालती है, रोकती है। समझ गए ना? 2 प्रश्न आपके जलकुंभी से तैयार हो गए। तो जो भी अतिरिक्त प्रश्न आपके हमारे जहन में आ जाएंगे पढ़ाते वक्त, तो हम आपसे वो भी चर्चा करते हुए आगे चलेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रश्न जो है आप मिस्टेक से गलती ना करें या फिर आप इल्ज़ाम ना लगाएं कि सर ने आपने हमें बताया नहीं। समझ गए ना भैया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने। क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने नहीं,
या हाँ, या कभी ज़्यादा, या कभी कम, या फिर कभी कभी। तो जो है, जो ध्वनि होती है, ध्वनि का जो वेग होता है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जी हाँ, आपको बता दें, ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव अवश्य पड़ता है। और आपका सही ऑप्शन आपका बी होगा, हाँ बिल्कुल होता है। ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। समझ गए ना? व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या आपके सामने है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वृद्धि पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि पर ध्वनि वेग में 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। अब इसको आप समझ गए होंगे, 1 सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि पर ध्वनि वेग में 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की जो है वृद्धि होती है। तो बढ़ा नहीं? हाँ ना, जवाब हाँ में आया ना? तो वही बात है, इसको आपको बहुत बारीकियों से समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना भैया? गलती नहीं होंगी जो है, यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखे रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा भैया। बहुत अच्छे शानदार शानदार प्रश्न आपके टेट के एग्ज़ाम के हिसाब से हम आपको लेके चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं? इसमें आपके ऑप्शन आपके सामने है। पराश्रव्य ध्वनि तरंग, अवश्रव्य ध्वनि तरंग, श्रव्य ध्वनि तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही जवाब होगा आपका पराश्रव्य ध्वनि तरंग। समझ रहे हैं ना? तो जो गोताखोर होते हैं, समुद्र की गहराई यदि नापने की बात हो, या फिर समुद्र के भीतर से कोई सिग्नल देने की बात हो, या फिर कोई छिपी वस्तु को जो है पता लगाने की बात हो, तो जो वहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि तरंग ही काम आती है। तो इसी का प्रयोग हम करते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए अब अगले भाग में देखते हैं। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या है, ये ऑप्शन आपके सामने, पराश्रव्य ध्वनि तरंग समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। बात स्पष्ट हो गई ना? चलिए अगले भाग पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 32 नंबर आपका है। श्रमिक फुसफुस धूलिमयता, श्रमिक फुसफुस धूलिमयता रोग से ग्रसित होते हैं। इसका सही जवाब आपको देना है। समझ रहे हैं ना? तो ये ऑप्शन आपके सामने है। चर्म शोधनशालाओं में, शीशा उद्योग में, मद्य निर्माणशालाओं में, या कोयला खनन उद्योग में। तो श्रमिक फुसफुस धूलिमयता जो है, धूलिमयता रोग से ग्रसित होते हैं। तो जो है ये जो है हमेशा करके जो है बता दें आपसे कि कोयले के खान में, कोयले की खनन में जो है ये ज़्यादा करके श्रमिक, यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई प्रश्न से ही कि जो काम करने वाले लोग होते हैं कोयला खनन में, उनकी जो फुसफुस धमनियाँ होती हैं, वो जो कोयले की जो राबिश होती है, कैसे बताएं आपको, जो वहाँ में जो धूल उड़ती है काले काले रंग की, वो जो है फुसफुस धमनियों में जाके जमने लगती है। तो उससे जो है आपका श्रमिक फुसफुस धूलिमयता रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो श्रमिक फुसफुस धूलिमयता रोग जो है कोयले की खनन उद्योग में होता है। समझ गए ना? चलिए इसी व्याख्या को देख लीजिए आप। श्रमिक फुसफुस धूलिमयता रोग कोयले खनन उद्योग में ग्रसित होते हैं। क्लियर? चलिए
अगले भाग पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? तो स्टोन कैंसर जो है आपका अम्ल वर्षा, वैश्विक तापमान, ब्राउन हेज प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो स्टोन कैंसर जो है आपका अम्लीय वर्षा से जो है उत्पन्न होता है। समझ गए ना? वह कौन सा कारण है जिससे स्टोन कैंसर उत्पन्न होता है? तो अम्लीय वर्षा से होता है। बात स्पष्ट हो गई ना भैया? चलिए, यहाँ पर आपका अम्ल वर्षा स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण है, जो कि व्याख्या आपके सामने हो गई। चलिए अब अगले भाग में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया? वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया? तो सही जवाब आपका होगा कोलकाता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा गया? मतलब स्मोक, आप तो जान ही रहे हैं, जो है बीड़ी, सिगरेट, तो ये सब जो होता है गांजा लोग पीते हैं ना, तो वो जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर किया जाता है? तो जो है कोलकाता में किया जाता है। तो इसे आप इस शहर को क्या कहते हैं? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया। समझ गए ना? तो उसमें जो है कोलकाता शहर को इसकी संज्ञा दी गई, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की। समझ रहे हैं ना? ये किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की है। क्लियर? वेस्ट बंगाल। तो कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो जो है आज का प्रश्न आपको कैसा लगा, इसके उत्तर, और आज हमने जो है ईवीएस का बहुत ही शानदार क्विज आपके समक्ष रखा, एमसीक्यूज। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसको आप तन मन धन से अध्ययन कीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक प्रश्नों को जो हम आपके सामने रखते हैं, और इस पर अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समूहों में भेजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले भाग में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें मस्त रहें, खुशहाल रहें। फिर मिलते हैं अगले भाग में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।